बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब मेमन। कब्रें ही जानती हैं कि इस शहर जबर में कब्रें ही जानती हैं कि इस शहर जबर में मरकर हुए दफन जिंदा गड़े हैं लोग। कुर्ब के न वफा के होते हैं, कुर्ब के न वफा के होते हैं, जगरे सारे अना के होते हैं। निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब तारिक हसन साहब, मामून खुसूसी वज़ीर आला सिंध, और हमारे दूसरे मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद उबैद शाह साहब, सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी। आप दोनों का प्रोग्राम के अंदर बहुत बहुत खुश आमदीद। तारिक साहब, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, ज़िमनी इंतखाबात, एक सीट पीटीआई, दूसरी सीट पीपल्स पार्टी, दूसरी जानिब तीसरी मरतबा बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी, क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया वहाब साहब, आपने मुझे इस शो में बुलाया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो हालात थे इस सूबे के और इस शहर के, उसमें बल्दियाती इंतखाबात तो मुमकिन नहीं थे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो सैलाब से मुतासरीन हैं वो तकरीबन काफ़ी शहर के जो इलाके हैं जिनमें लांडी है, गडाब है, मलीर है, वहाँ स्कूल्स के अंदर और सरकारी इमारतों के अंदर ठहरे हुए हैं। वो वहाँ पर आकर जो है टेम्परेरी तौर पर उनको रखा हुआ है। और उसके अलावा भी हैदराबाद जो सेकंड फेस में आता था, उसमें जो है वहाँ पर काफ़ी इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं और दूसरे इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं। इन हालात में जब पूरी आपकी इंतज़ामिया इंगेज हो, सिंध गवर्नमेंट उस तरफ काम करना चाह रही हो, और जो सबसे बड़ी बात जिसको लोगों ने अब तक महसूस नहीं किया है, जितनी तेज़ी से मौसम अब चेंज हो रहा है, जितना बड़ा एरिया सिंध का इफेक्ट हुआ है और जितने बड़े लोग जो है वो डिसलोकेट हुए हैं अपने घरों से, लोगों की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई, लोगों के घर ख़त्म हो गए, लोगों के जानवर ख़त्म हो गए। अब वो जो कैंप्स में बैठे हुए थे या जो मुख्तलिफ स्कूल्स में बैठे हुए थे या जो मुख्तलिफ रोडों के ऊपर एक आम सा खैमा लगा के बैठे थे, अब वो सर्दी में जो है सिंध गवर्नमेंट का भी और NGOs का भी और उन लोगों का भी इम्तिहान शुरू होगा अब, क्योंकि इस सर्दी के लिए भी गवर्नमेंट को और तैयारी करनी चाहिए। वैसे ही वो पहले बहुत ज़्यादा हेल्थ के मसाइल वहाँ पर है, मलेरिया वहाँ पर है, डायरिया वहाँ पर है। तो इन हालात में इलेक्शन की बात करना, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ये एक अच्छा फैसला है कि उन्होंने इस इलेक्शन को चेंज किया और इस टाइम को जो है इलेक्शन को आगे बढ़ाया। सर, लेकिन जब ये इलेक्शन होना, आप कह रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है, आप कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, इन हालात के अंदर जो है वो इलेक्शन मुमकिन नहीं थे, लेकिन तारीख का क्यों ऐलान कर दिया जाता है? पहले तारीख का ऐलान कर दिया जाता है, एक कैंपेन चलना शुरू हो जाती है, कराची वालों का एक जहन बनना शुरू हो जाता है अवाम का कि अब जो है बल्दियाती इंतखाबात जो है वो होने के दर पर है, फिर अचानक से जो है ये मुलतवी, और फिर वजूहात भी जो है वो मुख्तलिफ, हम देखते हैं मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ वजूहात बयान की जाती हैं, कोई एक प्रॉपर मतलब उसको बयान नहीं किया जाता कि क्या वजह है बेसिकली मुलतवी करने की। देखिए, अगर ये लोग ये समझ रहे हैं कि इसको जो है वो बाय इलेक्शन का रिजल्ट देखकर अगर इसको मुलतवी किया गया, तो मैं समझता हूँ बाय इलेक्शन के रिजल्ट के हिसाब से तो पीपल्स पार्टी ने एक तरह से गेन किया इस शहर में। एक सीट उन्होंने जीत ली और एक सीट वो, जो कि दोनों सीटें उनकी नहीं थी, जो हारी हुई थी, उन्होंने उनमें से एक सीट जीत ली। मैं ये नहीं समझता कि इसकी एक वजह है या कोई भी वजह हो, और इसकी एक ही वजह है। अभी भी देखें, इलेक्शन कमीशन ने 15 दिन का कहा है कि जी हम 15 दिन बाद इजलास करेंगे और उसमें तय करेंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। यहाँ मसले दूसरी पार्टीज़ के भी हैं, कोर्ट्स के भी हैं। इलेक्शन कमीशन ये तो नहीं कह सकता कि जी जब तक हालात ठीक नहीं होंगे हम इलेक्शन का ऐलान ही नहीं कर सकते। तो क्योंकि दूसरी पार्टीज़ भी चाहती हैं कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन होने भी चाहिए, सही इलेक्शन होने भी चाहिए, हम भी इसके हक में हैं, क्योंकि जिस तरह ये शहर रुका हुआ है, जिस तरह शहर के प्रॉब्लम्स को रोका हुआ है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो जिसकी भी आए, जो भी पार्टी इलेक्शन जीतेगी वो अपनी हुकूमत यहाँ पर बनाए, अपना मेयर लेकर आए और अपने जो टाउन्स इन्होंने बनाए उन टाउन्स के अंदर अपने चेयरमैन लेकर आए और यूनियन काउंसिल्स के अंदर अपने चेयरमैन लेकर आए, तो शहर के अंदर काम शुरू हो। लोग सफ़र कर रहे हैं। पिछले दिनों मैं TV पे ये रिपोर्ट देख रहा था कि रिपोर्ट आ रही थी कि जी शहर के अंदर लोगों के कमर की हड्डियों के, कमर के बैकबोन के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं,
क्योंकि जो मोटरसाइकिल्स के अंदर जो लोग ट्रैवल करते हैं मोटरसाइकिल पे, उनको जो खड्डों के अंदर झटके लगते हैं जी, उसकी वजह से जो है उनकी कमर के बैकबोन के मसले बढ़ गए हैं। शरह में इजाफा हो गया हाँ, काफ़ी शरह लोगों में का। बहुत ज़्यादा जी, इजाफा हो गया है। और जब अभी मुझे डिफेंस से यहाँ आते हुए या वैद भाई को वहाँ से यहाँ आते हुए तकरीबन 1.5 घंटा लग रहा है, ऐसे ही है। क्योंकि ट्रैफिक जैम है, रोड्स की हालत ख़राब है। तो जो भी मैं खुद भी चाहता हूँ, मैं खुद भी समझता हूँ कि जल्द से जल्द इंतखाबात हों, जो भी लोग मुंतखब होकर आएँ, जो भी पार्टी मुंतखब होकर आए, वो आके परफॉर्म करे और शहर में आके काम करे। उसके बावजूद मैं कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त जो हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। जी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हमारी मतलब हम भी उस हुकूमत का हिस्सा हैं, बिल्कुल। वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद उनको अपनी कोशिश को बढ़ाना चाहिए ताकि वो मज़ीद शहर के अंदर जो इस वक्त हालात हैं वो बेहतर हों और मामलात आगे अच्छे हों। आप क्या समझते हैं सर, 15 दिन बाद का इलेक्शन कमीशन जो है वो मीटिंग करेगा, फिर इसके बाद जो भी डिसाइड होगा वोट, ठीक है, आप खुद भी ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन जाहिर सी बात है हो जाए, आने वाले वक्तों के अंदर जो भी मेयर होता है वो बाइख्तियार होगा सर? क्योंकि हर हम सबका दौर के अंदर देखते रहें, यही रोना होता है कि जो है सेवरेज के निज़ाम हमारे पास नहीं है, SBCA का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, वाटर बोर्ड का कंट्रोल हमारे पास नहीं है। तो मेयर आपको लगता है बाइख्तियार होगा सर? देखिए, असूलन तो मैं 2000 लोकल गवर्नमेंट SLGO 2001 के तहत मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं नायब नाजिम कराची बना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उसकी बात करते हैं तो वो एक परफेक्ट निज़ाम था जिसको इन्हीं सब ने मिलकर चेंज किया, सही। जो आज हुकूमत में बैठे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो MQM है, चाहे वो PTI है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है। वैसे तो ये लोग सब के सब, हाँ, हम समेत सब नारे लगाते हैं कि जी वो जो है लास्ट ईयर तक जो है वो 3rd ईयर तक जो है वो इख्तियारात निचली सतह तक आने चाहिए। हम सिर्फ नारे लगाते हैं, लेकिन इस बात के हम कोई भी इसके हक में नहीं है। ठीक है, मतलब सिर्फ नारों की हद तक हम ये काम करते हैं। ये सारी पार्टियां अमली तौर पे कोई भी इसके हक में नहीं है, क्योंकि अगर सब इसके हक में होते तो 2001 का जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस बना था उसको चेंज ही ना करते। उसके अंदर ये तमाम इदारे जो मातहत थे वो मेयर कराची के मातहत थे, नाजिम कराची के मातहत थे और उसके अंडर में काम करते थे। और आप देखें उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 2001 से लेकर 2005 तक इन सबको ये अच्छा नहीं लगा कि वो इख्तियारात जो कि एक MPA एक MNA इस्तेमाल करता था उससे पहले, कि रोड भी उसने बनाना है, गटर भी उसने बनवाने के देना है, स्ट्रीट लाइट भी उसने लगवा के देनी है, लोग उसके मोहताज होते थे, वो सारा का सारा इख्तियार चला गया सिटी नाजिम के पास और इलेक्टेड यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के पास, निचली सतह पर। तो निचली सतह पर चला गया, 3rd ईयर पर चला गया। तो उन्होंने सब ने मिलकर एक साजिश के तहत इस सिस्टम को चेंज किया। इसमें सब शामिल है, हम भी, हमारी, आप इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इसमें सब शामिल है। मैं बिल्कुल साफ आपके सामने एतराफ़ कर रहा हूँ। अगर ना करते तो आज ना रोते। राइट, ठीक। लेकिन ना, आप कम से कम एक मेयर को इतना तो बाइख्तियार बनाएं कि उसके पास इतना इख्तियार तो होना चाहिए कि वो अपने शहर के तमाम मामलात को देख सके। बिल्कुल दुरुस्त। हमारी इसमें पिछले दिनों लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब से काफ़ी मीटिंग्स हुई थी और उसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई थी कि जी हम जो जो इख्तियारात मेयर को दे सकते हैं वो इंशाल्लाह देंगे, और उस पर काफ़ी हमारी बात हुई थी। नासिर शाह साहब का रोल बड़ा पॉजिटिव था और एक कमेटी बनी थी, इस पर जमात इस्लामी ने बड़ा एहतजाज किया था और उसमें हमने मिलकर एक कमेटी बनी थी जिसमें मैं भी शामिल था। जमात इस्लामी के लोग थे और पीपल्स पार्टी के लोग थे, नासिर शाह साहब उसको हेड कर रहे थे। उसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई थी और काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ चुकी थी कि काफ़ी इख्तियारात मेयर को दिए जाएँ और ताकि वो अपने शहर के मामला को ठीक करके चला सके। ठीक है, सैयद उबैद साहब, आप इस हवाले से क्या फरमाएंगे? जो अभी तारिक हसन साहब ने जो फरमाई बात कि इख्तियारात नीति सतह पर जाने चाहिए, आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, इसमें तो देखें कोई दो राय है ही नहीं कि जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए। तो बुनियादी तमाम ताकतें जो इख्तियारात होते हैं वो सारी दुनिया में कामयाब मुल्कों में आप देखेंगे सब बल्दियाती इदारों के पास ही होते हैं, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन भी है, जिसमें बेसिक हेल्थ केयर भी है, वबाई अमराज का स्प्रे भी है, कोई कुत्ता मार मुहिम हमारे यहाँ या चूहा मार मुहिम भी जो है हमारे यहाँ सूबे को चलानी पड़ती है, सूबे को पैसे देने पड़ते हैं, उसी को इख्तियारात और अफसरान डिप्यूट करने पड़ते हैं। ये सारी बातें तो लोकल गवर्नमेंट के इशूज़ हैं, उनकी सतह पर ये होने चाहिए। अंदरूनी सड़कें इज़ला के अंदर की पार्क्स और इस तरह के सारे इशूज़ जो है वो बल्दियाती हुकूमत के पास बाइख्तियार तरीके से होने चाहिए। कचरे को साफ़ करना, कुछ और दूसरे मामला।
मैं तारिक भाई की जो बात है ना उससे ज़रा सा थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। तारिक भाई की माशाल्लाह जो सियासी ग्रोथ है वो बल्दियाती निज़ाम से ही हुई है, तो ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं बल्दियाती निज़ाम के मामलात को, और ये उससे काफ़ी जुड़े हुए आदमी डायरेक्ट रिलेट करते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने चूँकि सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है तो इन्होंने एक्सक्यूज़ दिया कि स्कूलों में सैलाब मुतासरीन ठहरे हुए नहीं हो सकते थे। कैसे भी हालात हों ये इलेक्शन मौखर नहीं होने चाहिए थे हर हाल। देखें ये जो मसाइल हैं, अगर बल्दियाती नुमाइंदे शहर में 2000 बल्दियाती नुमाइंदे इलेक्टेड होंगे और अपने अपने हलकों में मौजूद होंगे तो वो बहुत सारे मसाइल से लड़ेंगे, उनके हल का रास्ता निकालेंगे। मसले का हल ही इलेक्शन है, मसले का हल ही बल्दियाती नुमाइंदे हैं और निज़ाम है। ये नहीं है कि मसाइल हैं इसलिए नहीं कराते। अब सूबाई हुकूमत ने दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन को कि जी हमें 16,000 की इजाफी नफरी चाहिए इलेक्शन कराने के लिए, और ये है और वो है मसला। तो इलेक्शन कमीशन जो था उसको ये बहाना मिला, उसने वफाक को ख़त लिख दिया कि जी आप इजाफी नफरी देंगे। वफाक ने कहाँ देनी थी? अव्वल तो वफाक में ख़ुद सूबाई पीपल्स पार्टी की हुकूमत मौजूद है, उन्होंने तो सूबाई हुकूमत के मौक़िफ़ को ही तक़वियत देनी थी, तायद करनी थी। और फिर वफाक तो ख़ुद कभी खैबर पख्तूनख्वा से नफरी मांग रहा है, कभी पंजाब से नफरी मांग रहा है, वो कहाँ से नफरी देगा? तो ये तो एक बहानेबाजी थी सिर्फ इलेक्शन टालने के लिए। लोगों का यही ख्याल है सियासी मुबस्सिरीन का कि ज़िमनी इलेक्शन की डेट बल्दियाती इलेक्शन से पहले की दी गई, और ज़िमनी इलेक्शन देख के चेक किया गया कि ये ऑडियो लीक्स वगैरह इमरान खान साहब की आई हैं, तो क्या इनकी पॉपुलैरिटी पे कोई असर पड़ा है? कुछ कम हुई है, वोट पड़ रहे हैं नहीं पड़ रहे? वरना फिर ये कि आगे पीछे देखा जाए, जैसे ही वोट नज़र आया कि उनको पड़ गए, उन्होंने सीट निकाल ली, तो फिर ये ख्याल हुआ कि शायद बल्दियाती हुकूमत कराची में वो बना लेंगे और उनके वोट ज़्यादा होंगे तो मसला हो जाएगा, तो फ़ौरन एक बहाना कर लिया गया नफरी नहीं है, तो ये इलेक्शन फिलहाल टाल दिया तौर पे जो तासुर पाया जा रहा है अवाम के अंदर वो दुरुस्त है आपके मुताबिक? देखें अवाम से तो किसी को दिलचस्पी नहीं है ना, अवाम की तो बात छोड़ दें। सूबाई हुकूमत जो है झाड़ू देने का इख्तियार भी अपने पास रखना चाहती है। सूबाई हुकूमत इस पर भी तैयार नहीं है कि वो झाड़ू देने वाला भी किसी और के इख्तियार में हो, तो वो तो ये बर्दाश्त नहीं करते कि अगर लूली लंगड़ी बल्दियाती हुकूमत बननी है तो वो कहीं PTI का उसमें असर रसूख ना हो, उनके वोट ज़्यादा ना हो, यूनियन काउंसिल ज़्यादा उनके पास में चली जाए। तो कराची के लोग तो इसी सियासत की नज़र हो जाते हैं, इन्हीं किस्म के हालात का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, अब क्या लग रहा है आने वाले 15 दिन के बाद आपको क्या लग रहा है? मजीद डिले? कुछ नहीं होगा, डेट आएगी अब? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डेट आएगी वो, फिर भी कुछ नहीं होगा। फिलहाल देखें जब तक इसमें कोई डंडा नहीं आ जाएगा ना किसी अदालत का या कोई इस्टेब्लिशमेंट का या कोई और डिज़ाइन एंड डिज़ायर नहीं आ जाएगा, जब तक नहीं उठेगी, तब तक ये कोई फिलहाल इलेक्शन होने का कोई आस इम्कान नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सर, तारिक साहब, वैसे तो खैर पाकिस्तान की सियासत जो है वो तो सरप्राइजेस से भरी पड़ी है। अभी इस वक्त हालिया कुछ पिछले दिनों के अंदर एक नया सरप्राइज़ मिला हमें, कामरान टिसोरी साहब, आप इस हवाले से क्या फरमाएंगे? देखिए, कामरान टिसोरी साहब काफ़ी अरसे से सियासी हलकों में सरगर्म हैं वो, लेकिन सर एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि मतलब सडनली इस तरह से तो आप किसी चीज़ से नहीं कर सकते, लेकिन वो एक सियासी आदमी हैं और वो काफ़ी अरसे से सियासी हलकों में सरगर्म हैं, और वो काफ़ी अरसे से, इससे पहले मुस्लिम लीग काफ्स के साथ भी वाबस्ता रहे, फिर उसके बाद वो जो है काफ़ी अरसे पीपल्स पार्टी के साथ भी काम करते रहे, फिर MQM के साथ, फिर फंक्शनल लीग के साथ, फिर वापस पीपल्स पार्टी के साथ भी आए और फिर MQM के साथ, तो काफ़ी उन्होंने काम किया है। तो ये सियासी जो भी शख्स होता है उसकी अपनी कोशिश होती है। यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगा, बैद भाई से, मेरे छोटे भाई हैं, मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा और मैं इनकी बात की बिल्कुल तायद करता हूँ कि लोगों के मसाइल का हल तो सिर्फ़ और सिर्फ बल्दियात के अंदर है। ठीक है। और मैंने यहाँ पर ये बैठ के भी कहा है कि पिछली हुकूमतों ने, जिसमें हम भी शामिल हैं, उस सिस्टम को डिरेल किया और हमने उसके अंदर अमेंडमेंट्स करके और उसके अंदर तरामीम करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया और अपना एक सिस्टम लेकर आ गए। और तमाम, ये सिर्फ सिंध हुकूमत में नहीं हुआ, आप पंजाब का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस उठा के देख लें, KP का लोकल गवर्नमेंट उठा के देख लें, आप बलूचिस्तान का लोकल गवर्नमेंट उठा के देख लें, सब ने अपनी सहूलत के मुताबिक सूबाई हुकूमतों ने वो वापस इख्तियारात बल्दियात से लेने की पूरी कोशिश की और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फिर मैं कहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। हालात 2 हलकों में इलेक्शन कराना और तकरीबन पूरे शहर में इलेक्शन कराना बड़ा फ़र्क होता है, बहुत बड़ा फ़र्क है। ये 2 हलके मैनेज किए जा सकते हैं, वहाँ पर हो सकता है चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मुस्तकिल तौर पर जो है इस तरह किसी इंटर्म सेटअप से आप किसी चीज़ को नहीं चला सकते। बल्दियाती इलेक्शन
सिंध गवर्नमेंट भी कराना चाहती है और वो कराएगी और उनको कराने पड़ेंगे। ठीक सर, ये बात की मैं आपकी ज़रूर जो है ना मैं खुद भी तारीफ करूँगा कि आपने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए एतराफ़ किया इस बात का कि हाँ सबका दौर में जो मामला हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक बात इनकी भी दुरुस्त है अगर देखा जाए तो, कि अगर आप इंतखाबात करवा दें जल्द अज जल्द तो आपको और मजबूत, यानी कि अगर नीचे से नुमाइंदगी जब मिलेगी और सपोर्टिंग हैंड मिलेगा तो और ज़्यादा मुस्तहकम तरीके से काम हो सकेगा। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जी जो उस वक्त का हमारा प्लान था कि जी ऊपर जो मर्जी कुछ हो रहा है, ये एमपीएस का काम नहीं है कि जी आके, मैंने पहले भी कहा कि रोड बनवाना, पार्क बनवाना, गटर लाइन डलवाना, फुटपाथ बनवाना या छोटे स्कूल बनवाना, एमपीएस और एमएनएस का काम है लेजिस्लेशन करना। वो अपनी जाए लेजिस्लेशन करें असेंबलीज के अंदर, ये काम बल्दियात का है और ये सिस्टम डीरेल होना ही नहीं चाहिए। अगर एक बल्दियाती सिस्टम होता तो मैं समझता हूँ कि आज क्राइसिस तो आया, ये कुदरती क्राइसिस है कि अल्लाह की तरफ से इतनी बारिश हुई है जिसकी वजह से इतने क्राइसिस आए। अगर प्रॉपर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा होता, पावर के साथ चल रहा होता, तो आज ये क्राइसिस, इतने बड़े क्राइसिस ना होते। उसको वो लोकल गवर्नमेंट के जो भी काउंसलर्स हैं, क्योंकि वो एक लास्ट ईयर है, वो आपके मुंतखब नुमाइंदे बिल्कुल नीचे तक बैठे हुए होते हैं, वो आपके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मसले हल हो रहे होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी कि हालात और वाक़यात जो गवर्नमेंट्स बैठी होती हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ रही होती हैं कि कैसे हैं और कैसे नहीं है। और इलेक्शन कमीशन को भी ये पता है कि उसने कल कोई ना कोई पार्टी ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और इलेक्शन कमीशन को वहाँ जाकर एक जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो उनकी सरजनिश भी होगी कि भाई आपने कैसे एक छोटी सी चीज़ के ऊपर इलेक्शन को जो है वो कैंसिल कर दिया या पोस्टपोन कर दिया, सॉरी। ठीक है नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। तारिक साहब, आप नेमतुल्ला खान साहब के दौर के अंदर बदलता कराची आपने देखा है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर उस दौर के अंदर जिद्दत की तरफ जाने लगा था। बेहतर नहीं होता कि आप जो है वो मुर्तज़ा वहाब साहब अपना काम कर रहे हैं, मैं उससे इनकारी नहीं हूँ, मगर ये कि बेहतर ये नहीं होता कि आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन के जो है फ़राइज़ अंजाम देते ज़्यादा बेहतर होता? पहले तो मैं आपकी एक बात की उसको दुरुस्त कर दूं कि बदलता हुआ कराची नहीं देखा, बल्कि इन हाथों से बदला है। हम उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने कराची को बदला है। मैं नेमतुल्ला खान साहब, नो डाउट, वो हमारी टीम लीड कर रहे थे, वो टीम कैप्टन थे हमारे, और उनके बाद वाइस कैप्टन मैं था और हमने इस शहर में काम किया और जो नया होने वाली चीज़ें थी वो भी हमने इस शहर में करके बताई अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस ट्रांसपेरेंट तरीके से उस वक्त काम हुआ उसकी मिसाल और ना उससे पहले कहीं मिलती है ना उसके बाद कहीं मिलती है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बन जाऊं और बनकर सारे काम करूं और सारी चीज़ें मेरे पास आएँ और मैं करूं। हाँ, अगर मुर्तज़ा वहाब साहब चाहते हैं और सिंध गवर्नमेंट अगर चाहती है, मुझसे कोई खिदमात लेना चाहती है, तो मैं उनको असिस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक कराची का रहने वाला हूँ, मेरा सब कुछ कराची के अंदर है और मैंने खुद इन हाथों से काम किया और हमें पता है कि हमने किस तरह काम करना है और किस तरह हमने चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। मुर्तज़ा वहाब को तो एक बहुत बड़ा एज हासिल है जो कि और लोगों को कम हासिल होता है कि जी सूबे में भी इन्हीं की हुकूमत है और ये कराची के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। ये प्लस तो इनका तो कोई माइनस कोई चीज़ है ही नहीं ना। हर चीज़ इनकी जो है, जो भी ये प्रपोजल भेजेंगे उस पर बहस मुबाहिसा तो हो सकता है थोड़ा बहुत कि इसको कम कर दो या ज़्यादा कर दो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी कोई उसको सुनेगा ही नहीं और उसको उठा के फेंक दिया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची के लिए तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है अगर इस वक्त सिंध गवर्नमेंट हम मिलकर कराची के लिए काम करें और इस मसले को आगे बढ़ाएं। ठीक। अच्छा सर, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि पुलिस की सीनियर क़यादत की जानिब से पहले भी एक बार बयान दिया गया कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से ताजिर बरादरी जो है वो ज़्यादा वावेला मचा रही है। फिर जावेद उमर ओडो साहब की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, ये गलत कॉन्टेक्स्ट में बात को लिया गया है, उसकी वजाहत की जाती है।
सेकंड टाइम फिर दोबारा हम देख रहे हैं कि एक और बयान दिया जाता है सीनियर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साहब की जानिब से कि दौरान जो है वारदात अवाम जो है वो तहम्मुल से मतलब हिदायत पर अमल करें, और वजह ये बताई जाती है चूँकि वो जो है ड्रग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जान को ख़तरा है। सर ये मतलब अवाम किस तरह से इस मसले का हल आखिर है या नहीं है कोई, ये बताएं मुझे आप। देखिए, मैं दोनों चीज़ों को यही कहूँगा कि पुलिस का काम है सबसे पहले तो आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना, चाहे वो जैसे भी हालात हो। ये ड्यूटी जो है, क्योंकि एक अरबों रुपए का बजट जो है वो पुलिस के ऊपर लग रहा है, और कराची में तो न सिर्फ पुलिस के ऊपर लग रहा है बल्कि उसके साथ साथ रेंजर्स की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। पिछले कई बरसों से, मतलब मेरे ख्याल से 25 बरस से ज़्यादा हो चुके हैं कि कराची में रेंजर्स भी, या 25 बरस के लगभग होंगे, रेंजर्स भी बैठे हैं। तो दो एजेंसियां इस वक्त यहाँ पर, एक पुलिस और एक रेंजर्स, और उसके बावजूद भी अगर क्राइम बढ़ रहा है, मैं सिर्फ जिम्मेदारी पुलिस को नहीं दूंगा। मैंने तो इसलिए बिल्कुल खुलकर कहा कि कराची में रेंजर्स भी बैठी है तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। उनको लाया ही इस वक्त इसलिए गया था कि कराची के मामलात को ठीक किए जाएं। पुलिस उस वक्त उसको टैकल नहीं कर पा रही थी अकेले, तो रेंजर्स को उनकी सपोर्ट में उतारा गया था। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस और रेंजर्स को इस तरह के बयान देने के बजाय अपनी जिम्मेदारी जो है उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अच्छे अफसरान को लगाएं और अच्छे SHOs को लगाएं जो क्राइम को कंट्रोल करें, आया कि उसको बढ़ाए ना। तो मैं समझता हूँ इस तरह मामला कंट्रोल हो सकते हैं, और इस तरह के बयान देने से थोड़ा सा इज्तनाब करें। ठीक है। उबैद साहब, आप क्या फरमाना चाहेंगे इस हवाले से, जो बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम है, इसका रेशो आए दिन बढ़ता जा रहा है, आपके क्या कमेंट है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पुलिस है या पुलिसिंग है, ये पूरी दुनिया में बहुत मकामी होती है। ये एक मकामी सब्जेक्ट है। गैर मकामी एहलकार या अफराद जो है वो पुलिस में भर्ती नहीं किए जाते, जो दूसरे सूबों से या दूसरे शहरों से लाए गए हों। इसकी वजह यह है कि एक मकामी पुलिस वाला जब एक इलाके में ड्यूटी दे रहा होता है तो वो वहीं पला बड़ा होता है, उसके रिश्तेदार और उसके बुज़ुर्ग, उसके सीनियर, उसके दोस्त वो उसी जगह मौजूद होते हैं। तो वहाँ पे ये मुमकिन नहीं होता उसके लिए कि वो ऑर्गेनाइज क्राइम को जो है उसको इग्नोर करे या उसका पार्ट बन जाए। जबकि गैर मुकामी पुलिस वाला जो है वो यहाँ अक्सर औकात ऐसा होता है, ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि वो खुद ही ऑर्गेनाइज क्राइम का पार्ट होता है। यहाँ तक कि हमारे पास ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं यहाँ कराची में जिनमें जब लोग पकड़े गए और तफ्तीश हुई तो पता चला कि उन्होंने पुलिस वालों से असला ही किराए पे लिया हुआ था। तो मकामी जो पुलिस होती है उससे काफ़ी जो है इल्लतें दूर हो जाती हैं, काफ़ी मसाइल इन पर काबू पाया जाता है। एक हमारे कराची का मसला ये है कि यहाँ मकामी पुलिस नहीं है। ठीक है। यहाँ पंजाब के लोग हैं पुलिस में, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं पुलिस में, या अंदरूनी सिंध के लोग हैं। तो ये तो कराची से कोई जज्बाती वाबस्तगी, हमदर्दी रखते नहीं हैं, और ये इतने लाताल्लुक़ होते हैं कि इनकी रूट्स यहाँ नहीं होती। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम में जो है कहीं ना कहीं शरीक भी हो जाते हैं या उसकी सरपरस्ती में भी शामिल हो जाते हैं अपना माली मफाद देखते हुए। तो एक तो अलमिया ये है। ठीक है। बाकी जहाँ तक जावेद आलम ओडो साहब की बात है, अगर मैं ये कहूँगा, इसी में एडिशन करूँगा कि अगर कराची इसको जराइम से पाक करना है, ज़ीरो क्राइम रेट के तो हम एक्सपेक्टेशन नहीं करते दुबई की तरह, वहाँ ज़ीरो क्राइम रेट है। लेकिन अगर कराची को जराइम से पाक करना है तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि यहाँ पे मकामी पुलिस जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। एक बात तो ये, अब जावेद आलम ओडो साहब का जो बयान है कि जी इतने जराइम कराची में नहीं है जितना लोग शोर मचाते हैं या हाहाकार करते हैं। यहाँ जवान जवान लड़के और माओं के सामने उनके बेटे दरवाज़ों पे घर के कत्ल हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इतने क्राइम नहीं है। तो एक वाक़या भी बहुत है अगर हो जाए, लेकिन हकीकत ये भी नहीं है कि कम है क्राइम और रोना ज़्यादा मचाया जा रहा है। हकीकत यह है कि पुलिस FIR नहीं काटती, क्राइम रजिस्टर नहीं होते। लोग यहाँ एक मोबाइल छीनने की FIR, मेरा नहीं ख्याल है कि अगर 1000 मोबाइल छीनते हो तो एक भी आदमी जाके FIR कटाता, बिल्कुल एक भी नहीं कटाता। वो कहता क्या करूंगा मैं धक्का खा के, क्या करेगा बेचारा। जिसको इंश्योरेंस का क्लेम लेना हो, गाड़ी वाड़ी चोरी हो गई हो या उसे आसरा हो कि शायद कहीं मिल जाएगी, तो वो तो धक्के खा लेगा 3-4 दिन तक थाने के, फिर 2-4 हज़ार रुपये दे के FIR करा लेगा। लेकिन बाकी तो कोई भी FIR कराना ही नहीं चाहता। जिसके घर में डकैती हो गई छोटी मोटी, वो कहता है यार अब क्या मैं, मुझे इतने सवाल पूछेंगे, इतने चक्कर कटवाएंगे, इतना कहेंगे आप पे शक है, फिर कहेंगे कागज़ नहीं है लिखने के लिए, दरख्वास्त ज़रा मंगवा दो, चाय पानी का दे दो, फला कर दो। तो बेचारे कहते हैं छोड़ो, दफाई करो। तो ये बात नहीं है कि क्राइम कम है और शोर ज़्यादा मचाया जाता है। बात यह है कि क्राइम रजिस्टर कम होता है।
रिपोर्ट कम होता है। तो इनकी ये बात तो बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, बल्कि कराची के शहरियों ने इस बयान से बहुत बुरा मनाया है और ये पब्लिक विल के खिलाफ गया है उनका बयान। सर ऐसा ही हमारे पास भी बहुत सारी कंप्लेंट्स मुसलसल मौसूल हो रही हैं मैं कि ये सेकंड टाइम हो चुका है कि पुलिस की तरफ से इस तरह का बयान आ रहा है। बहरहाल मौक़िफ़ लेते हैं तारिक साहब का इस हवाले से। मैं कोई पुलिस का तर्जुमान नहीं हूँ यहाँ पर। बड़ी अच्छी बात की उबैद भाई ने, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने दुनिया के महज़ब माशरों की बात की है। जो महज़ब माशरे हैं वो अपनी वैल्यूज़ को जानते हैं और अपनी माशरे की कदर को जानते हैं। कराची में वैसे तो मैं समझता हूँ कि कराची एक मेट्रोपोलिस सिटी है। यहाँ पर पंजाबी भी रहते हैं, यहाँ पठान भी रहते हैं, यहाँ बलोची भी रहते हैं, यहाँ बंगाली भी रहते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में रहने वाली हर कौमियत के लोग, उर्दू स्पीकिंग भी रहते हैं, मतलब हर कौमियत के लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसे ही। आपको कश्मीरी भी मिलेंगे, आपको गिलगिती भी मिलेंगे, आपको हर कौम के लोग मिलेंगे। तो उसके लिए आपको ठीक है एक इस तरह का कल्चर चाहिए कि जिसमें तमाम लोगों को वो एक कोई, अब आपने चुन चुन के तो एक कौम के लोग नहीं लगाने के जी इनको लगाएंगे, या आप ये भी नहीं कर सकते जी जहाँ पंजाबियों का इलाका है वहाँ पंजाबी आएगा, जहाँ पठानों का इलाका है वहाँ पठान आएगा। कराची पुलिस ने एक मिनट होगी तो ऑन करेगी सर। कराची पुलिस ने एक वक्त वो भी देखा है कि लोगों को मस्जिदों के अंदर भी मुकामी लोगों को मारा गया। ठीक है, वहाँ कराची के रहने वालों को। ठीक है, उस वक्त भी तो मुझे आप बताएं ना क्या हाल था कराची पुलिस का, कि मस्जिदों के अंदर भी उन लोगों को मारा गया, घरों के अंदर भी उन लोगों को मारा गया। जिन लोगों ने कराची ऑपरेशन में हिस्सा लिया गया था उन तमाम लोगों को कराची शहर के अंदर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है। तो आप मुझे बताइए, ये भी वक्त देखा है। तो इन हालात के अंदर जब यहाँ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था, या एक आदमी क्यों अपनी जान की कुर्बानी देगा। उसके बाद आपको पता है जब एक घर का सरबराह या घर का शख्स उसका मर्डर कर दिया जाए, चाहे वो पुलिस का हो चाहे वो सिविलियन हो, उसके बाद तो उस घर का कुछ भी नहीं रहता ना। तो मैंने कहीं कराची पुलिस को सपोर्ट नहीं किया, मैं सिर्फ उबैद भाई की इस बात को कर रहा था कि हाँ ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और यही होनी चाहिए। असल में मैं वजाहत इसकी करूँ, तारिक भाई की बात की कतकलामी थोड़ी सी हो गई, वजाहत करूँ कि लोकल से मेरी मुराद ये है कि कराची का लोकल सिंधी स्पीकिंग भी है, कराची का लोकल बलोच भी है, कदीमी बाशिंदे हैं वो, सदियों से हैं, ठीक है ना। कराची का लोकल उर्दू स्पीकिंग भी है, और कराची में इवन कुछ पठान और कुछ पंजाबी फैमिलीज भी हैं जो 60s से 50s से 70s से यही हैं, उनके बच्चे भी यही हैं, तालीम भी यही है, एजुकेशन भी यही है, कारोबार भी यही है, जायदाद भी यही है, रोजगार भी यही है। वो अगर कराची पुलिस में हो तो मोर देन वेलकम, यकीनन अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मतलब वो ज़बान की बुनियाद पे मैं नहीं कह रहा था, मेरे कहने का मकसद है कि एलियन है, किसी और सूबे का मुस्तकिल बाशिंदा है, उसकी यहाँ कोई रूट्स नहीं है, वो यहाँ आके भर्ती हो जाता है। सिंध गवर्नमेंट पर तो बड़ा संगीन इल्जाम थोड़े दिन पहले रहा कि उन्होंने पैसे लेके डोमिसाइल बना दिए सरकारी नौकरियों के लिए, लोगों के हजारों बना दिए, थोड़े से पैसे लिए अफसर ने। सवाल उस तरफ भी बतौर पॉलिसी सिंध गवर्नमेंट की काम नहीं था ये नीचे की सतह पे लोग कर रहे हैं, खुद अपने नीचे की हाँ नहीं मैं एडमिट करता हूँ कि ये नहीं कि कोई मुल्क को अगवानी आईडी कार्ड और जो है डोमिसाइल और पासपोर्ट बना दिए। कोई पॉलिसी नहीं थी कि सीएम कह रहा कर दो। अभी उबैद भाई अभी जो लोग दुबई में पकड़े गए, जिन्होंने दुबई स्टेडियम के अंदर जो कुर्सियां तोड़ी हैं, जब उनको पकड़ा गया तो उनके पास पाकिस्तान वो थे अगवानी और उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो ये नीचे का जो अफसर है ना वो अपनी थोड़े पैसे लेके अपने मफाद की खातिर अपने मुल्क को भेज देते हैं, जिसका नुकसान ऐसे लोगों को सबको हो रहा है, हम सब भुगत रहे हैं। एज ए कराचीआइट, एज ए पाकिस्तानी, एज ए सिंध, हम सब भुगत रहे हैं। अपने 5, 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपए के लिए आप अपनी मुल्क को बेच देते हैं यार। आप उन लोगों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बना देते हैं, आप उनको मिसाइल बना के दे देते हैं। ये चीज गलत है। ठीक ठीक। और उन लोगों को, उन अफसरान को, माजरत के साथ मैं इस बात को पूरा कंप्लीट करूंगा, जिसके दौर में ये काम हुआ है, चाहे वो नादरा के अफसर हैं, चाहे वो डीसी ऑफिस के अफसरान हैं, चाहे वो जहाँ के भी अफसरान हैं, उन सब को जो है सख्त से सख्त तरीन सजाएं देनी चाहिए और उन सब को उल्टा लटकाना चाहिए, उनके तमाम मराद वापस लेनी चाहिए ताकि आइंदा ये काम ना हो। सर ये लेकिन ये काम तो हुकूमत का ना, ये काम हुकूमत करना चाहिए। ठीक, हम कहेंगे, हम इस बात को दोहराएंगे, जब भी मीटिंग होगी हम इस बात को दोहराएंगे। मुझे भी आए हुए 10 दिन भी नहीं हुए, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मैं जाऊंगा तो ये बात करूंगा कि अगर आप इस चीज़ में मुलविस नहीं है और अगर आप इस चीज़ की हिस्सा नहीं है, इस क्राइम में शामिल नहीं है, तो आप उन अफसरान को लटकाएं, वो चाहे रिटायर्ड भी हो गए तो उनकी तमाम फैसिलिटीज को वापस लें। राइट, नहीं ये बहुत अच्छा आपका एक इकदाम होगा। अगर आप, जाहिर सी बात है, अभी आप न्यूली, बिल्कुल आपने सही फरमाया, अभी आपने न्यूली ज्वाइन किया, 10 दिन में आपको, हमने आपको मुबारकबाद भी नहीं दी इस हवाले से, आपको इस हवाले से मुबारकबाद भी है सर। अच्छा, सिंध का नौजवान, बिलखुसूस कराची का नौजवान, जॉब के हवाले से हमेशा ये नाला रहता है कि मकामी जो है, अब मैं वो दोबारा वही उसी तरफ आ रहा हूँ कि मकामी
जॉब नहीं मिलती उसे गवर्नमेंट की, तो इस सिलसिले में आप क्या अपना किरदार अदा करेंगे सर? देखिए, गवर्नमेंट की जॉब के का जो सिस्टम है उसमें मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों जैसे उबैद भाई ने बात की, हमने भी ये खबरें बहुत सुनी कि जी बहुत पाकिस्तान से लोगों ने यहाँ पर आकर डोमिसाइल बनाए और सिफारिश लगाई और जॉब ले ली, लेकिन अब हालात चेंज की तरफ जा रहे हैं। अब सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं। अब डोमिसाइल बनाना इतना कोई आसान रहा नहीं है वैसे। ठीक है। अब जो डॉक्यूमेंट्री प्रूव होता है, नादरा ने शनाख्ती कार्ड वाला मामला भी अब बहुत सख्त हो गया है, पासपोर्ट वाला मामला भी अब बहुत सख्त हो गया है। पहले अगर 50% लोग या 30% लोग ये काम करा लेते थे, अब वो पॉइंट्स में आ गए हैं। 0.5% या 0.10% में ये लोग बड़े चक्कर चला के काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो रुक जाएगा। और कराची के लोगों को मैं नहीं समझता कि डिसअपॉइंट होना चाहिए, लेकिन ये कहना, एक बात जरूर कहूंगा कि कराची में कुछ वक्तों के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस जो है वो भर्तियां हुई हैं तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सेस भर्तियां हुई, चाहे वो केएमसी था, चाहे वो केडीए था, चाहे वो वाटर बोर्ड था, चाहे वो एसबीसीए था। उन लोगों ने अपने लोगों को खूब नवाजा है, हुकूमतों ने अपने लोगों को खूब नवाजा है। वो भी तो कराची के लोग थे ना। जी जी। तो अब उतनी वैकेंसीज निकलती नहीं है, मतलब आप कह रहे हैं ओवर पहले से ही ओवरबर्डन है, उतनी वैकेंसीज निकलती नहीं है। तो कैसे वो बेचारा नौजवान जो अब आ रहा है वो बेचारा वाकई में परेशान है। ऐसा ही है कि वो क्या करे, उसको गवर्नमेंट की अच्छी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि चीजें एक्सपेंड तो हो नहीं रही हैं। हम पिछले काफी अरसे से जो है वो एक्सपेंड होने के बजाय हम जो है वो सुकड़ रहे हैं, हम वापस पीछे की तरफ जा रहे हैं। आबादी हमारी बढ़ रही है, हम लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं। जब हम फैसिलिटेट करेंगे, लोगों को फैसिलिटीज बढ़ेंगी, तो इंशाल्लाह नौकरियां भी और निकलेंगी और एवेन्यूज और खुलेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन पिछले काफ़ी अरसे से कराची से जो आपको पता है कि यहाँ से शिफ्ट हुई है, कोई बांग्लादेश गया, कोई लाहौर चला गया, कोई सियालकोट चला गया, जो हालात थे शहर के, तो उसकी वजह से जो है मामलात काफ़ी ख़राब हुए हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, हम समेत सबको हिदायत दे, और हम इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, उस शहर के लिए कोई अच्छा काम करें। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, मौसम सरमा जैसे कि आपने शुरू में भी फरमाया कि दस्तक के दर पर है, ठीक है, तो जो लोग इस वक्त इंटीरियर सिंध के अंदर ख़ास तौर पर जिनके सरों पे छतें नहीं हैं, ठीक है ना, चार दीवारी नहीं है, उसके लिए सिंध हुकूमत क्या कर रही है? ख़ास करके सिंध हुकूमत का कोई ऐसा रिहेबिलिटेशन का कोई प्लान इस तरह का? आवाम भी इसके अंदर अपना किरदार तो अदा कर रही है, लेकिन हुकूमत के ताईं तो देखिए अदा तो करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं। अदा तो करना पड़ेगा और करेंगे, क्योंकि मजबूरी है, हुकूमत के अंदर है, इनकी जिम्मेदारी है और इनको करना है। चाहे रो के करें चाहे हंस के करें, करना तो पड़ेगा। क्योंकि उसकी वजह ये कि सिंध के जो लोग हैं वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, और उनको वो जब तक रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, इनकी जान नहीं छूटेगी, यानी हमारी जान नहीं छूटेगी, और हमें उनको प्रॉपर सब चीज़ें देनी पड़ेंगी। बिल्कुल। चाहे मैंने आपसे पहले कहा कि जो तेज़ी से मौसम चेंज हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब वो आम वाले टेंट में एक फैमिली का गुजारा नहीं हो सकता, पहले ही वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसके लिए सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि वो तेज़ी से काम करे, और जो हमारा जो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है या NDMA है, वो उनके साथ मिलकर जो है तेज़ी से काम करे, उन लोगों तक वो तमाम फैसिलिटीज़ पहुँचाएँ जिसके वो हकदार हैं, और जो उनको इस मौसम सरमा मौसम से निपटने के लिए चाहिए। ये ना सिर्फ सिंध में बल्कि बलूचिस्तान में भी, क्योंकि हमसे ज़्यादा सख्त मौसम बलूचिस्तान में होता है। बिल्कुल। और हमसे ज़्यादा सख्त मौसम जो है वो पंजाब के उन इलाकों में और सवात वगैरह में, KP के उन इलाकों में होता है जहाँ पर सब ये सैलाब आया और जिसकी वजह से वहाँ तबाही हुई। बिल्कुल, मनफी वहाँ पर जो है वो दर्जा हरारत होता है। मनफी दर्जा हरारत। तो यहाँ पर तो हमारी खुशकिस्मती के मनफी नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत से बहुत जो है वो 1, 2, 4, 5 तक जाता है, इससे नीचे नहीं जाता। लेकिन बलूचिस्तान में और KPK के इलाकों में और पंजाब में कुछ एरियाज़ के अंदर मनफी चला जाता है। वहाँ पर उनके लिए भी तमाम हुकूमतों को और फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो काम करे। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जा रहा है। दोनों मेहमान का हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। मुझे और मेरी टीम को आईना के प्लेटफॉर्म से दीजिए इजाज़त, और अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। थैंक यू।